कहानियां जो दिल को छू गईं। आज इस कड़ी में आशा पूर्णा देवी की कहानी पराजित हृदय। चिट्ठी सोमेश्वर को ऑफिस की टेबल पर मिली थी। अन्य कागज पत्रों के साथ दिवाकर रख गया था। ऑफिस के पते पर इनलैंड लेटर किसने भेजा है? हल्के नीले रंग की चिट्ठी को हाथ में लेते ही जैसे सोमेश्वर को सर्पदंश सा लग गया हो। यह क्या? पता किसके हाथ का लिखा है? इस अत्यंत परिचित लिखावट ने ही जैसे सर्पदंश बनकर सोमेश्वर सेन को अवश कर दिया हो। कमरे में और कोई नहीं है, फिर भी क्या पता कोई देख ले। इसी डर के मारे वे चिट्ठी को मुट्ठी में दबाए कुछ देर तक बैठे रहे। हाथ के पसीने से चिट्ठी का मुलायम कागज भीगता रहा। धीरे से चिट्ठी खोली, पहली पंक्ति पर दृष्टि डाली, फिर दूसरी बार एक और सर्पदंश लगा। इस पंक्ति का मतलब क्या है? एकदम से पहली ही पंक्ति। पूज्य बाबू, मां को चिट्ठी लिखी थी। कोई जवाब नहीं आया। विश्वास तो नहीं हो रहा है, फिर भी यह उम्मीद कर रही हूं कि चिट्ठी कहीं बीच में ही खो गई होगी। फिर स्वार्थी की तरह तुम्हें यह चिट्ठी लिख रही हूं। अगर यह भी कहीं खो गई तो मैं अपने अभिशप्त जीवन के ऊपर एक लकीर खींच लूंगी। हालांकि यह लकीर मैं बहुत पहले ही खींच लेने वाली थी। किसी तरह नरक से भागकर मुक्त हुआ, पुनः उसी के चंगुल में फंस जाने का भय मन में रखकर कोई जिंदा रह सकता है? डर के मारे सूख कर कांटा हो गई। फिर भी मैं बेशर्म की तरह जी रही हूं। इस दुनिया से विदा लेने से पूर्व तुम लोगों से मिलने को बहुत मन हो रहा है। संभव है तुम लोग मेरी इच्छा सुनकर घृणा से मुंह फेर लो, या हो सकता है सोचो कि कितनी दुस्साहसी है। फिर भी तुम लोगों से बताए बिना नहीं रह पा रही हूं। मरने तो जा ही रही हूं, भय और लाज अब किस बात की। यदि तुम लोगों के पैरों की धूल ले पाना मेरे भाग्य में नहीं है तो तुम लोग इसे मेरा अंतिम प्रणाम समझना। चिट्ठी का जवाब आने में कितने दिन लगेंगे? 7 दिन? 10 दिन? मैं समझती हूं इससे अधिक नहीं। इति। नीचे हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन हस्ताक्षर ना होने से क्या तनु की चिट्ठी पहचान में नहीं आएगी? अब सोमेश्वर करे तो क्या करें? तुरंत घर जाएं? अमला के सामने घुटने टेक कर कहें, अमला, तनु की चिट्ठी। अभी तनु जिंदा है, यहीं पास में दुर्गापुर में ही है। तुम सोच भी सकती हो अमला? अमला, तुरंत चलो, अपनी तनु को ले आएं। कुछ देर करने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चेयर ठेलकर उठ गए। कपकपाते हाथों से ठेलकर टेबल का सामान एक तरफ कर दिया और एक बार फिर मुट्ठी में बंद चिट्ठी को आंखों के सामने फैला लिया। उस दंश भरी पंक्ति से भयंकर आग की ज्वाला फूट पड़ी। मां को चिट्ठी लिखी थी, कोई जवाब नहीं आया। क्या सोमेश्वर भी तनु की तरह यही उम्मीद करे कि अमला के नाम की चिट्ठी कहीं बीच में ही खो गई है? ये बातें जाकर कह सकेंगे, चलो अमला। लेकिन अगर चिट्ठी के बदले कुछ और अघटनीय हो गया तो? यदि अमला यह बोल उठे कि नहीं नहीं, कहे कि कहां जाऊंगी? सोमेश्वर ने चिट्ठी को पैंट की जेब में रख लिया। टेलीफोन खींचकर नंबर मिलाया। हाँ, मैं बोल रहा हूं। ऑफिस के काम से तुरंत दुर्गापुर जाना पड़ रहा है। दुर्गापुर? एक अस्फुट प्रश्न। न, सवाल ही नहीं है। वैसे स्वागतोक्ति, आर्थ, अस्फुट, कुछ पल विरक्ति। उसके बाद सुनाई दिया, घर न आने से ही। इधर एक असहाय स्वर, समय नहीं है अमला, एकदम समय नहीं है। यही 12:10 वाली ट्रेन नहीं पकड़ पाऊंगा। तो अच्छा है, रखता हूं। ओह, क्या कह रही हो? लौटना? कल ही। दुर्गापुर जाने वाली ट्रेन के एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में खिड़की के पास सोमेश्वर बैठे हुए हैं, हाथ में किताब लिए हुए।
लेकिन दृष्टि किताब के पन्ने पर नहीं है, खिड़की के बाहर है। सामने बैठा एक आदमी इस क्रिया व्यापार को देखकर मन ही मन सोच रहा है, अगर किताब नहीं पढ़ रहे हो तो उसे खोलकर गोद में क्यों रखा है। सहयात्री की किताब, थर्मस के पानी, हाथ के अखबार पर ट्रेन के यात्रियों का तो कानूनी अधिकार होता ही है, फिर मांगने की जरूरत क्या है। किंतु सहयात्री का वह अनुच्चरित धिक्कार सोमेश्वर को छू तक न सका और वे वैसे ही चुपचाप बैठे रहे। अधीर हुए उस सज्जन के मुंह से कुछ निकल भी न पाया। हाँ, पत्थर की मूर्ति की तरह स्तब्ध और स्थिर। लेकिन भीतर आंधी चल रही है, प्रचंड अंधड़। इस सुपरफास्ट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चलती हुई आंधी, पेड़ पौधे, सबकी डालियां, पत्तियां तोड़ तोड़ कर, नोच नोच कर फेंक देने वाली, तोड़ तोड़ कर, नोच नोच कर, चिंदी चिंदी कर देने जैसा दृश्य। एक उत्तेजित स्वर, क्या कहा? उन खुराफाती लड़के लड़कियों के साथ तुम जंगल घूमने जाओगी? तनु, तुम अपने आप को समझती क्या हो? एक अवज्ञापूर्ण स्वर, उस ग्रुप में सारे तो शरीफ घरों के ही बेटे बेटियां हैं, बल्कि हमसे ज्यादा रईस हैं। यही होगा, तनु नहीं जाएगी। ठीक है, उसी से कहो ना, बड़ी हैरानी की बात है, इतनी कंजर्वेटिव। इसके बाद एक और दृश्य, रोने के कारण सूजी हुई आंखें और मुंह वाला एक चेहरा। बाबू, अगर इस बार मैं नहीं जाऊंगी तो उन लोगों को कभी अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। मैं गले में फांसी लगा लूंगी। तुम जानती हो इन लापरवाह शौकों में कितना रिस्क होता है। इतने लोग तो जा रहे हैं बाबू, सबके घर से आज्ञा मिल गई है, वे सब कितना मजा लेकर लौटेंगे। और मैं बाबू, वे सब मुझको कितनी अभागी कहेंगे। ठीक है, इस बार तो तुम्हें आज्ञा देता हूं, जाना ही चाहती हो तो जाओ, लेकिन दोबारा फिर कभी? कभी नहीं बाबू, कभी नहीं, यही आखिरी है। हठात सीने में एक दर्द उठा और सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया। यही आखिरी है। ओह, कितनी कठोर प्रतिज्ञा थी वह, लेकिन कैसा दुर्भाग्य है। उस ग्रुप के सारे लड़के लड़कियां वापस घर लौट आए। एक सोमेश्वर सेन जैसे अभागे और तुच्छ आदमी की जान से प्यारी गुड़िया को ही रावण हर ले गया। पराजित साथियों ने सर झुकाए हुए संवाद दिया था। सबके बीच से आंखों के सामने ही बलपूर्वक जीप में खींचकर। आंधी कितनी अनिश्चित गति से चलने लगी है, जैसे कितनी सारी बातें, कितनी हड़बड़ी, सब गड्ढमड्ढ हो गया है। फिर भी सब कुछ दबाए हुए चुपचाप वे बैठे रहे। रुको रुको, आंखों के सामने जो कुछ भी देखा उसे भुला दो, स्मृति पटल से निश्चिह्न करके फेंक दो। कहानी गढ़ो, बहुत ही स्वाभाविक किंतु एक भयानक कहानी। जंगल में कितनी कुछ चीजें तो होती हैं, सांप, बाघ, बिच्छू, फिसलन बरी अंधी ढलाने, तेज धार वाली बेनाम नदियां। गढ़ी हुई कहानी बार बार सुनाने से सच हो जाती है, और यह तो परीक्षित सत्य है। इसलिए उस तेज धार वाली नदी को ही आधार बनाना होगा। समाज के सामने एक ठोस आधार तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी उठती हुई कौतूहल की भूख मिटेगी कैसे। फिर भी अंतस में कितने दिनों से गंभीर, गोपन, अविश्रांत, दबाया हुआ आर्तनाद उठ रहा था। तुमने ही तो प्रसन्नतापूर्वक जाने दिया था। यह सर्वनाश उसी का परिणाम है। लेकिन उसके खिलाफ क्या कहा गया है? तुमने ही मेरे मना करने के बाद भी उसे आज्ञा देकर विपत्ति के मुंह में ढकेल दिया था। कुछ बोला नहीं जा रहा था। औरतें जितनी आसानी से निष्ठुर बातें बोल जाती हैं, पुरुष नहीं बोल सकते। झन्नाटे के साथ ट्रेन रुक गई। क्या हुआ? आ तो नहीं गया? एक भयानक भय से हृदय ठंडा हो आया। नहीं, अभी नहीं आया, आने वाला है। और 2 स्टेशन बाद ही दुर्गापुर है। अभी तक आंधी के थपेड़े ने ठेल ठेल कर जबरदस्ती सोमेश्वर को अतीत के गह्वर में फेंक दिया था।
सोमेश्वर इस झटके से उबरकर भविष्य के आमने सामने खड़े हो गए, लेकिन वहां तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या किया जाए? भविष्य तो अंधेरा ही अंधेरा है। सोमेश्वर के हृदय में प्रवाहित हिम प्रवाह धड़ से माथा, माथे से मेरुदंड, मेरुदंड से शरीर की समस्त तंत्रिकाओं में होता हुआ सब कुछ को सुन्न करता चला गया। फिर भी वही सुन्न अवश्य चेतना लिए हुए सोमेश्वर अंधेरे के भीतर कुछ बोलने से लगे। एक स्टेशन के बाद वे दुर्गापुर पहुंच जाएंगे। इसके बाद चिट्ठी खोलकर लोगों से पूछते पूछते 2-2.5 लाइन के उस ठिकाने पर पहुंचेंगे जो कि तनु की चिट्ठी के ऊपर लिखा हुआ है। यद्यपि ठिकाना ढूंढना है, शहर के किस तरफ जाना है, किस जगह से ढूंढना शुरू करना है, सोमेश्वर को इन बातों का पता नहीं है। फिर मिलेगा भी कि नहीं, घरों का कोई निश्चित क्रम तो होगा ही। लेकिन उसके बाद आवाज लगाकर खटखटाकर दरवाजा खुलवाएंगे। कैसा घर होगा? दरवाजा किस तरफ को होगा? आकर कौन खोलेगा? काले घने बालों वाला कोई हाथ? यदि खोलते ही यह कर्कश सवाल करे कि किससे मिलना है, तो क्या सोमेश्वर पूछ पाएंगे कि सुतनुका सेन नाम से यहां कोई रहती है? बुलाने का नाम तनु है। नहीं नहीं, वयस्का महिला नहीं, एक लड़की है, गुड़िया की तरह सुंदर एक लड़की। बोल सकेंगे? उन्होंने सोचा, और सब कुछ को तिलमिला देने वाली कर्कश व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए कहीं से जैसे कोई बोल उठा, सुंदर? वो तो नहीं, वही ना, ले जाओ। सायास तोड़ी हुई एक गुड़िया के कुछ टुकड़ों की तरफ उंगली से इशारा करके दिखा दिया। सोमेश्वर के भीतर का हिम प्रवाह जैसे अचानक आग की लपटों में बदल गया। उन टुकड़ों को लेकर वे जोड़ जोड़कर संपूर्ण गुड़िया निर्मित करने की जी जान से कोशिश करने लगे, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। हाथ से फिसल फिसल गिरकर और भी टुकड़े हुए जा रहे हैं। सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। सोमेश्वर बुरी तरह पसीना पसीना हो गए हैं। एक सुडौल चिबुक का आभास, कोमल नमनीय गालों का एक पाश, बड़ी बड़ी 2 आंखों की एक चकित दृष्टि, सर पर से बिखर आए 2 सूखे बाल, कॉपी पर रखी कलम और कमर पर उंगलियों के पोरों के आधार पर जोड़कर क्या गुड़िया को खड़ा किया जा सकता है? उसका अखंड चेहरा निर्मित किया जा सकता है? नहीं, संभव नहीं है। अशक्त हो गए हैं सोमेश्वर। खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। इतने दिन तक तुम कहाँ थी तनु? कैसी थी? वे कह नहीं पा रहे हैं कि तुम इतनी सी बात पर मरना चाहती हो। तुमने ऐसा सोचा कैसे? क्यों? मैं किसी भी तरह अपनी अखंड तनु को क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूं? भीतर भीतर चित्कार उठ रही है, तनु तुम्हारी हंसी कहाँ है? आलोक झरने वाली मोती जैसे दांतों की हंसी। तुम्हारी वही हंसी देखकर तो मैं तुम्हें जोड़ सकता हूँ, गढ़ सकता हूँ। इसके बाद हम दौड़ते हुए जा सकते हैं अपने उसी घर में जहाँ पल पल तुम्हारी हंसी से आलोक झरता था और हंसी के झुंझुने बज उठते थे, जहाँ तुम नाराज होकर बोल उठती थी। देख रहे हो ना बाबू, माँ कहती है हर समय क्या हंसती रहती हो, माँ को डांट दो ना बाबू। किंतु वह हंसी किसी भी चीज में ढूंढने से नहीं मिल पा रही है। पता नहीं कहाँ से धुआं छाया कुहासे ने आकर घेर लिया है। इसलिए इसी भग्न चूर्ण गुड़िया को ले जाकर अमला के सामने खड़ा कर देना होगा। लेकिन उसके बाद यदि अमला आग्नेय नेत्रों से बोल उठे, इसका मतलब क्या है? यदि अमला बिना कुछ बोले दरवाजा खोलकर उसके किवाड़ से सटकर खड़ी पथराई आंखों से निहारने लगे, फिर तनु की चिट्ठी की प्रथम पंक्ति स्मरण हो आई, टेलीफोन पर उभर आई वह स्वगतोक्ति दुर्गापुर। सोमेश्वर क्या वे सारी बातें भुलाकर बोल नहीं पाएंगे? डरने की क्या बात है अमला, हम तो अपनी तनु को लेकर
कहीं दूर दराज किसी भी जगह जा सकते हैं। पहाड़ की गोद में, जंगलों की छाह, नहीं तो अनजाने किसी गांव में जहां हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। दीन दुखियों की तरह हम रह लेंगे। हमारा सजाया सवारा जीवन, सजी सजाई दुनिया, आत्मीय बंधु, पड़ोसी, मोहल्लेदार, क्या ये सब तनु के प्यार से ज्यादा सच्चे हैं? तनु को खो देने के बाद क्या यह सब मिथ्या साबित नहीं हो जाएगा? बोलो अमला, धरती के ये सारे रस रंग स्वाद क्या झूठे नहीं पड़ जाएंगे? तब क्या जरूरत है इस ठाट बाट की? अच्छा, यदि उस पराजित हृदय के पास घुटने टेक कर कह भी सके तो क्या उन पथराई आंखों में करुणा का भाव उमड़ आएगा? किवाड़ क्या दोनों तरफ करके खुल सकेंगे? इस भयंकर प्रश्न के आमने सामने खड़े होकर सोमेश्वर पसीना पसीना हो आए। क्या वे तनु को मृत्यु के हाथों से बचाकर पुनः प्रत्यक्ष मृत्यु के हाथ में नहीं डालने जा रहे हैं? तभी उनको सुनाई देता है, कहीं से कोई पता नहीं किसको कह रहा है, आपकी तबीयत ठीक तो है? किसको कह रहा है? सोमेश्वर ने आंखें खोल कर देखा। इसका मतलब यह कि सोमेश्वर इतनी देर से बंद आंखों से ही इतना कुछ देखते चले जा रहे थे। आंखें खोलते ही जैसे अवाक हो गए। एक औरत के चेहरे की एक जोड़ी पथराई आंखें सोमेश्वर को निहार रही थीं। एक उद्विग्न पुरुष प्रश्न कर रहा है, आपकी तबीयत खराब है क्या? सोमेश्वर ने सिर हिलाया, नहीं नहीं, लेकिन बहुत पसीना आया है। वो कुछ नहीं। सोमेश्वर सीधा होकर बैठ गए। पॉकेट से रुमाल बाहर निकालकर धड़, गला, कपाल पोंछने लगे। रुमाल भीगकर लथपथ हो गया। आपको इतना पसीना आता है क्या? वही थोड़ा सा। कैसा आश्चर्य! चिट्ठी भी रुमाल के साथ जेब से बाहर निकल आई। सोमेश्वर उठकर खड़े हो गए। किताब गोद से नीचे गिर गई। हाथ की मुट्ठी में आए उस थोड़े से नीलाभ कागज के टुकड़े को चिंदी चिंदी करके खिड़की के बाहर फेंक दिया। फेंकते ही चौंक उठे। क्यों फेंक दिया? फेंकते ही अंतस में तर्क वितर्क हाहाकार कर उठे। वह हाहाकार पछाड़ खा खा कर खिड़की के बाहर गिरना चाह रहा था। यह मैंने क्या किया? यह मैंने क्या किया? अत्यंत व्याकुल होकर चलती गाड़ी की खिड़की से मुंह बाहर निकालकर देखने की चेष्टा करने लगे कि उस कागज की चिंदियां कहाँ गिर रही हैं। देख नहीं पाए। गाड़ी गंतव्य के बहुत करीब आ गई है। बहुत पहले से ही संपूर्ण परिवेश अदूरवर्ती शिल्प नगरी का परिचय देने लगा है। गाड़ी की गति धीमी से अत्यंत धीमी होती जा रही है। सोमेश्वर कई बार दरवाजे से झुक झुक कर कोशिश करने के बाद अचानक चलती गाड़ी से ही झुक कर उतर पड़े। शरीर में एक अत्यंत दारुण झटका लगा। खींच खिंचाकर संभल कर खड़े हो गए। सहयात्री हाँ हाँ कर उठे। कोई बोला, यह जो आपकी किताब बैग। खिड़की से बाहर गिराने की चेष्टा भी की, किंतु सोमेश्वर तेज गति से नीचे उसी रास्ते की तरफ बढ़ गए थे जहां कागज गिरे थे। व्याकुल होकर निहार रहे थे। नीले कागज के टुकड़े कहाँ पड़े हैं? पाना चाहते हैं। क्या दुर्योग है! क्यों? उन टुकड़ों को ढूंढकर जोड़ जोड़कर क्या उस पते को खोज पाएंगे जहां जाने के लिए आए थे? पागल तो नहीं हो गए हैं? कहाँ हैं वे टुकड़े? निशान तक नहीं बचे हैं। इसका मतलब कि तनु नाम की उस लड़की को जो एक बार दर्शन देने की बात थी, उसकी भी संभावना खत्म हो गई। कैसी विचित्रता है! सोमेश्वर ने यह खुद ही किया है। क्यों किया? किस लिए किया? अब क्या सोमेश्वर अमला के पास जाकर गिर पड़े और बोले कि अमला, तनु ने जो तुमको चिट्ठी लिखी थी वो कहाँ है? बहुत जरूरत है, उसमें तनु का पता है। लेकिन उसके बाद यदि तनु और उसके पिता की उम्मीदों के मुताबिक सचमुच अमला की वह चिट्ठी कहीं खो गई हो तो? इस अकस्मात उठे प्रश्न को सुनकर अमला क्या बोलेगी? सोमेश्वर के नीचे से जमीन नहीं खिसक जाएगी? तनु की चिट्ठी मतलब? तनु की चिट्ठी माने क्या? सोमेश्वर क्या जवाब देंगे? बोल सकेंगे कि मतलब था, अमला, मैं अपने ही हाथों
खुद उसे निश्चिह्न करके आ रहा हूं। सोमेश्वर यह महसूस कर रहे हैं कि यदि वह चिट्ठी कहीं खोई नहीं अथवा टेलीफोन पर वह अस्फुट स्वगतोक्ति वज्र बन उठे, परिस्थिति समान होगी। पराजित मात्र हृदय की निष्पाप यंत्रणा, यही एक बात सोमेश्वर के भीतर बार बार चोट करती रहेगी। मुक्ति की खोज में धिक्कार का स्वर आकाश में गूंज उठेगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम तनु को पाकर भी उसे मृत्यु के मुंह में ठेलाए। अब तुम दुर्गापुर जाकर दरवाजे दरवाजे पूछने से भी तनु को खोज पाओगे क्या? कितने दिन का समय दिया था तनु ने तुमको? समझ में नहीं आ रहा है। किस लिए किया तुमने? किस लिए तुमने किया? क्या सोमेश्वर बोल पाएंगे? अमला, मैं तुम्हारे डर से। छी छी, इससे अधिक हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? फिर भी वह हास्यास्पदता नहीं याद आ रही है। अब ध्यान में सिर्फ यही है, इसके बाद कुछ करने को बचा ही नहीं। अब तनु को बचा पाना मेरे वश में नहीं है। सोमेश्वर जब घर लौटे तो सभी कामकाजी लोग सो रहे थे। अमला ने ही आकर दरवाजा खोला, किंतु आश्चर्य, सोमेश्वर के कल के बदले आज ही लौट आने पर अमला के मुंह से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं हुई। न उल्लास, न विस्मय, न चिंता। जैसे किसी यंत्र से एक आवाज आई हो, आज ही लौट आए। उत्तर भी उसी तरह निकला, काम हो गया। दोबारा एक यांत्रिक स्वर, लग तो नहीं रहा? खाना पीना नहीं हुआ? हालांकि यह एक अस्वाभाविक प्रश्न था। ऑफिस के काम से बाहर गए थे, खाना पीना तो सरकारी। सोमेश्वर बोले, समय नहीं मिला। समय के अभाव में खाना नहीं खा पाए? नाराज हो जाने का यह स्वर्णिम अवसर छोड़ते हुए अमला ने प्रसंग बदलकर कहा, इतनी रात को नहाओगे? न नहाने से बड़ा अजीब लगेगा। थोड़ा सा पानी डालकर जल्दी जल्दी तैयार होकर आ जाओ, खाना लगाती हूं। तुम कैसी हो? विजय सो गया है। तुम्हारे आने का कोई निश्चित नहीं था ना? बुला दूं? नहीं, ऐसा कौन सा काम है। जैसे एक पत्थर की दीवार के दोनों तरफ से दो लोग बातें कर रहे हों। अमला यह नहीं पूछ पा रही है कि दुर्गापुर में तुम्हारा कौन सा काम था। सोमेश्वर भी नहीं बता पा रहे हैं। जानती हो, आज दुर्गापुर में नहीं। सोमेश्वर यह जान रहे हैं कि यह पत्थर की दीवार कभी नहीं खत्म होगी। अगर हो भी जाएगी तो कोई एक बहुत बड़ा व्यवधान खड़ा हो जाएगा। सारा बाहरी ठाट बाट जस का तस बना रहेगा। साफ सुथरा जीवन जैसे चल रहा था चलता रहेगा। सिर्फ इस पत्थर की दीवार के दोनों तरफ बैठे दो प्राणी आपसी घृणा और संदेह की दृष्टि से बिंधते रहेंगे। एक व्यक्ति लगातार यह सोचेगा कि अमला, और दूसरा व्यक्ति लगातार यह सोचता रहेगा कि मैंने तो तत्क्षण उस हृदय विदारक चिट्ठी को जलती आग में झोंक दिया था। फिर उसकी आंखों की पुतलियों में हमेशा ऐसी ही एक घृणा की छाया बनी रहेगी। क्यों? किस लिए? यद्यपि चिल्लाकर यह कह उठने के अलावा कोई उपाय नहीं है कि क्यों हर समय तुम ऐसे घृणा और हताशा भरी निगाहों से देखती रहती हो, लेकिन इसके अलावा अमला करे भी क्या? वह क्या कर सकती है? अमला दोस्तों के साथ जंगल घूमने गई जिस बेटी को दुर्घटना में मृत मानकर उसके चित्र पर फूलों की माला पहनाकर दीवार पर टांग चुकी है, उसी बेटी को दोबारा अचानक हाड़ मास में लिपटी सदेह ले आने पर कहाँ जगह देगी? अतल अपार मात्र हृदय के क्रोड़ में, दुनिया और समाज से चले जाने के बाद। किंतु क्या वह अतल अपार इतना विशाल हो सकता है जिसमें कि अमला क्या किसी दिन यह कह पाएगी कि तनु, मुझे एक गिलास पानी देना तो? तनु, मेरा ठाकुर घर जरा साफ कराना। तनु, तुम्हारे हाथों की अल्पना बहुत सुंदर बनती है। लक्ष्मी घर की अल्पना तुम ही कर दो तो। समाज को छोड़कर तो पलायन किया जा सकता है, लेकिन अपने आप से? इसलिए एक ही घर में आबद्ध दो प्राणी एक दूसरे से कोसों दूर बैठे हुए परस्पर घृणा और संदेह के सहारे शेष जीवन काट देंगे।
इसके अलावा मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। दो जनों के बीच अदृश्य शून्य में गले में फांसी लगाए लटकता हुआ एक मृत शरीर इधर से उधर झूलता रहेगा।